जहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं बाबू, वहां एक चीज जरूर करिए, वो है कोशिश, ट्राई। अगर आप कोशिश करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में बेटर से बेटर नंबर आए, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आए, और आप अपने सपने को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। जय हिंद, मेरा नाम टाइम तेजस सर है। मैं आपको कल के क्लास में बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 में हम लोग कल के 20 क्वेश्चन किए थे, और आज हम लोग अगेन 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। कल के क्लास में हम लोग 11 से लेकर 20 तक किए थे, आज हम लोग 21 से लेकर 30 तक करेंगे, और ये आपके लिए क्लास बेहद ही जरूरी है। चलिए हम बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बेकरी वाले खमीर और अमीबा में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। एक बात आप समझिएगा बाबू कि खमीर का मतलब क्या होता है। खमीर का दूसरा नाम बाबू बोले तो हम इसको बोलते हैं ईस्ट। अब ईस्ट में किस प्रकार से बाबू अलैंगिक जनन होता है, तो याद रखिएगा, अगर सिर्फ ईस्ट की बात करें ना बाबू, तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा जनन होता है बाबू? मुकुलन द्वारा। लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं बाबू अमीबा में, किसमें? अमीबा में, तो आपको पता है कि ये अमीबा का स्ट्रक्चर होता है। ये अपने बॉडी को 2 बराबर भागों में बांटता है और 2 नए नए जीवों का निर्माण करता है। एक नया जीव यहाँ बन जाता है और एक नया जीव यहाँ बन जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं बाबू द्विखंडन। क्या बोलते हैं बाबू? द्विखंडन, या हम इसको बोलते हैं विखंडन। क्या बोलते हैं बाबू? विखंडन। तो अमीबा अपना जनन कैसे करता है? या तो द्विखंडन या तो विखंडन के द्वारा, और ईस्ट अपना जनन कैसे करता है बाबू? मुकुलन के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन दे रहा है द्विखंडन, बहुखंडन, उपयुक्त सभी और मुकुलन। तो हम यहाँ पे विखंडन तो होगा नहीं, उपयुक्त सभी तो होगा नहीं। एक बात और आप समझिएगा कि हम तो या तो द्विखंडन करेंगे, और अमीबा में द्विखंडन ही होता है, लेकिन कहीं हद तक ईस्ट में भी बाबू हम कह सकते हैं कि ऑप्शन के हिसाब से ईस्ट में भी द्विखंडन होता है। क्या होता है बाबू? द्विखंडन होता है। एक्चुअली अगर रियल की बात करें तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा ही क्या होता है बाबू? जनन होता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हम ऑप्शन ए पर जाएंगे, द्विखंडन पर जाएंगे, क्योंकि हम कह सकते हैं चाहे वो बेकरी वाले खमीर हो चाहे अमीबा हो, अपने बॉडी को 2 बराबर भागों में तोड़ता है और न्यू न्यू जीवों का निर्माण करता है। अगर सिंपल एक क्वेश्चन पूछा रहा है सिर्फ ईस्ट में, तो हम कहेंगे मुकुलन द्वारा। लेकिन अगर दोनों साथ में दिया रहे, ऑप्शन ऐसे दिया रहे, तो हम टिक करेंगे बाबू द्विखंडन द्वारा। इस वजह से आप गलती नहीं करिएगा, और अच्छे से आप पढ़कर और अपने ऑप्शन में जाए, एग्जाम में जाकर टिक आउट करके आइएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? देखिए बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान है। अच्छा, शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान मतलब शुक्राणु कहाँ स्टोर होता है? क्या होता है बाबू? स्टोर होता है। स्टोर मतलब होता है संग्रहित होना। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो शुक्राणु बनता है, ये कौन बनाता है बाबू? तो शुक्राणु विसरण बनाता है। कौन बनाता है? विसरण, जो पुरुषों के शरीर में होता है। अब पुरुषों के शरीर में विसरण 2 होता है, एक जोड़ा होता है जो हमारे शरीर से बाहर के तरफ होता है। अब एक बात और आप समझिएगा बाबू कि ये विसरण हमारे शरीर से बाहर के तरफ क्यों होता है? क्योंकि शुक्राणु जब बनता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस होता है बाबू? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मानव शरीर के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? मानव शरीर की तापमान, मानव शरीर की तापमान कितना होता है बाबू? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन शुक्राणु को जीवित रहने के लिए, अच्छे से रहने के लिए 37 डिग्री से कम चाहिए। इसीलिए ये हमारे शरीर के बाहर के तरफ लटका हुआ रहता है, और ये क्या करता है? स्पर्म बनाता है, शुक्राणु बनाता है। अब यहाँ पे एक बात आप समझिएगा कि शुक्राणु बनाने का काम तो विसरण का होता है, लेकिन स्टोर करने का काम होता है बाबू, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिविसरण। क्या बोलते हैं बाबू? अधिविसरण बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अधिविसरण जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं एपिडाइडिमिस। क्या नाम से जानते हैं बाबू? एपिडाइडिमिस। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू अधिविसरण।
विसरण। क्या बोलते हैं बाबू? इसको हम लोग अधिविसरण बोलते हैं। ये क्या करता है? ये शुक्राणु को स्टोर करता है। शुक्राणु को स्टोर करना मतलब शुक्राणु को संग्रहित करता है। तो याद रखिएगा बाबू कि शुक्राणु को संग्रहित कौन करता है? एपिडाइडिमिस करता है, जिसको हम लोग अधिविसरण भी बोलते हैं। ये शुक्राणु को स्टोर करता है। शुक्राणु को बनाता कौन है? विसरण बनाता है। और ये हमारे बनता है, हमारे शरीर से बाहर लटका हुआ रहता है, जो हमारे शरीर मतलब हमारे शरीर के तापमान से कम तापमान चाहिए, इसी वजह से ये बाहर रहता है। शुक्राणु इसमें बनते हैं। अब एक बात आप और समझिएगा, शुक्राशय क्या होता है? शुक्राशय बाबू पता है क्या करता है? शुक्राशय हमारे शरीर में स्पर्म के पानी को बनाता है। यानी हम कह सकते हैं शुक्राणु के पानी को कौन बनाता है बाबू? शुक्राणु के पानी को कौन बनाता है? शुक्राशय बनाता है। अब एक और शब्द दिख रहा है बाबू, प्रोस्टेट। क्या दिख रहा है बाबू? प्रोस्टेट दिख रहा है। ये क्या होता है बाबू? याद रखिएगा, प्रोस्टेट क्या करता है? ये पोषण देता है। क्या देता है बाबू? पोषण देता है। किसको पोषण देता है बाबू? ये शुक्राणु को पोषण देता है। यानी शुक्राणु को ये भोजन क्या करता है? उपलब्ध कराता है। और ये हेल्पफुल करता है मूत्राशय नली में भेजने का। यानी शुक्राणु जब बाहर निकलता है ना, तो ये प्रोटेस्ट भी जो होता है वो ढकेलता है। काहेला ढकेलता है? ताकि ये शुक्राणु कहाँ निकल सके? बाहर निकल सके। और ये पोषण, यानी पोषण मतलब होता है भोजन। ये भोजन किसको देता है बाबू? भोजन शुक्राणु को देता है। ये बात आप अच्छे से समझ गए। तो आप समझ गए प्रोटेस्ट का काम क्या होता है? प्रोटेस्ट का काम होता है भोजन देना शुक्राणु को। एपिडाइडिमिस का दूसरा नाम क्या होता है? अधिविसरण होता है, जो शुक्राणु को स्टोर करके रखता है। बाकी विसरण का काम होता है शुक्राणु बनाना। अगर हम पूछे कि शुक्राशय का क्या काम होता है? शुक्राशय का काम होता है शुक्राणु के पानी बनाना। तो ये बात आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा है शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह। संग्रह मतलब स्टोर कौन करता है बाबू? तो इसका आंसर होगा डी इज ए राइट आंसर, एपिडाइडिमिस करता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर मतलब क्या होता है बाबू? नर मतलब होता है पुरुष। अब एक बात आप ये समझिएगा कि पुरुष का जनन ग्रंथि कौन है? हम विसरण की बात करते हैं, तो विसरण क्या करता है? विसरण बाबू अभी हम आपको बताए कि शुक्राणु बनाता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। अधिविसरण शुक्राणु को क्या करता है बाबू? स्टोर करता है। अगर हम बात करते हैं शुक्र जनन नलिका, तो ये नलिका होता है। और ये शुक्राशय क्या करता है बाबू? शुक्राशय शुक्राणु के पानी को बनाता है। किसको बनाता है? के पानी को बनाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में जनन ग्रंथि, जनन कौन कराता है? शुक्राणु बनाता कौन है? तो शुक्राणु विसरण बनाता है। कौन बनाता है बाबू? शुक्राणु कौन बनाता है? विसरण बनाता है। तो इस वजह से ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। मानव नर में जनन ग्रंथि क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है, क्योंकि विसरण ही किसका निर्माण करती है? शुक्राणु का निर्माण करती है, जो मानव में जीवन दर जीवन एक नए बेबी का निर्माण करने का सहायता करती है, माने नए बेबी का निर्माण करने में मदद करती है। एक शुक्राणु और दूसरा अंडाशय जो महिलाएं की होती है, आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से एक न्यू बेबी का निर्माण होता है, यानी न्यू बेबी का निर्माण होता है। तो ये बात आप याद करके चलिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मादाओं में पार्य कितने वर्ष की वायु में अंडो उत्सर्ग बंद हो जाता है? अच्छा, अंडो उत्सर्ग मतलब क्या होता है बाबू? अंडो उत्सर्ग मतलब होता है कि महिलाएं में कितने उम्र के बाद मानसिक चक्र आना बंद हो जाता है। क्या बाबू? मानसिक चक्र आना क्या हो जाता है बाबू? आना बंद हो जाता है। तो महिलाएं में हम कह सकते हैं कि 50 वर्ष की उम्र में लगभग, क्या बाबू? लगभग 50 वर्ष की उम्र में मानसिक चक्र आना बंद हो जाता है। यानी 50 वर्ष के उम्र तक कोई महिलाएं एक बेबी का निर्माण कर सकती है, बेबी का जन्म दे सकती है, क्योंकि 50 वर्ष से पहले तक उनका मानसिक चक्र आता है। और मानसिक चक्र का मतलब होता है कि जब तक मानसिक चक्र होगा तब तक एक महिलाएं एक बच्चे का जन्म दे सकती है। तो याद रखिएगा। अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों में अनलिमिटेड समय होता है, यानी जब तक पुरुष जिंदा रहेगा तब तक उसमें स्पर्म का निर्माण होगा, और स्पर्म का निर्माण
खान पान पर डिपेंड करता है कि पुरुष का खान पान क्या है, सेहत कैसा है और किस हिसाब से वो खान पान कर रहा है। तो यहाँ पे महिलाएं की बात कर रही है, तो महिलाएं की बात हम बोले तो 50 वर्ष की उम्र में मानसिक चक्र आना बंद हो जाता है, अंडो उत्सर्ग होना क्या हो जाता है बाबू, बंद हो जाता है। तो बी इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। निषेचन मतलब होता है बाबू कि जब निषेचन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो न्यू बेबी का निर्माण होगा, न्यू बेबी का निर्माण होगा। अब एक बात आप समझ जाइए, यहां से कह रहा है कि डिंब वाहिनी में, अंडाशय में, अच्छा अंडाशय क्या होता है, अंडाशय ओवरी होता है। जैसे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो एक छोटा सा हम स्ट्रक्चर लेते हैं, यहाँ पे हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ओवरी का मतलब क्या होता है बाबू, अंडाशय। ये अंडा बनाने का में मदद करता है, एक बनाता है, जो हम जिसको हम लोग मानसिक चक्र बोलते हैं, जो 28 दिन में टूटकर बाहर निकलता है। दूसरा गर्भाशय में, गर्भाशय में कौन पलता है, गर्भाशय में बाबू बेबी पलती है, एक बच्चा पलता है। अगर हम बात करते हैं बाबू शुक्राशय, तो शुक्राशय ऑब्वियस सी बात है ये पुरुष की भाग होती है, यानी पुरुष के स्पर्म की भाग होती है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर डिंब वाहिनी का मतलब होता है बाबू, डिंब वाहिनी का दूसरा नाम अगर बोले तो आप कहिएगा फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब। इसका दूसरा नाम क्या होता है बाबू, फैलोपियन ट्यूब होता है। और फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन की प्रक्रियाएं क्या होती है बाबू, पूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ से शुक्राणु जाता है और जाकर कहाँ मिलता है, फैलोपियन ट्यूब में मिलता है, और फैलोपियन ट्यूब में मिलेगा तो जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा बाबू, जाइगोट बनेगा। और जब भी जाइगोट बनेगा ना, तो वहां से न्यू बेबी का निर्माण होगा, यानी न्यू बच्चे का क्या होगा बाबू, न्यू बच्चे यानी न्यू बेबी का निर्माण होगा। तो याद रखिएगा, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, डिंब वाहिनी में होता है। डिंब वाहिनी का दूसरा नाम होता है फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो इसका ए इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। याद रखिए, मानव मादा जनन, मादा मतलब क्या होता है, महिला, यानी महिला जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए की बात करते हैं, अंडाशय। अंडाशय आपको पता है कि बिल्कुल मानव महिला जनन का भाग होता है। हम लोग ओवरी को क्या बोलते हैं बाबू, अंडाशय बोलते हैं। यहाँ पर इस तरीका से होता है कुछ यहाँ पे, और ये ओवरी होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। तो ये भाग होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये होता है। अगर हम बी की बात करते हैं, गर्भाशय, बिल्कुल गर्भाशय में होता है, जहां किसका थी पलता है, कौन पलता है बाबू, बेबी पलता है। अगर हम बात करते हैं शुक्रवाहिका, तो याद रखिएगा शुक्रवाहिका में क्या बनता है बाबू, ये शुक्राणु का पानी बनाता है। शुक्रवाहिका क्या बनाता है, शुक्राणु का पानी। और ये किसका भाग होता है बाबू, ये पुरुषों का भाग होता है। किसका, पुरुषों जननांगों का भाग होता है। तो याद रखिएगा शुक्रवाहिका किसका भाग होता है, पुरुषों का भाग होता है। अगर हम बात करते हैं डिंब वाहिनी की, तो डिंब वाहिनी का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब, जहां पे निषेचन की प्रक्रियाएं पूर्ण होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, यानी पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। एक नंबर ऑप्शन कह रहा है बीजाड, और 2 नंबर ऑप्शन कह रहा है बी नंबर बीज। अच्छा एक बात आप याद रखिएगा, बीज में क्या बनता है बाबू, बीज में बीजाड बनता है। क्या बनता है बाबू, बीज में बीजाड बनता है। तो यहाँ से बीज में क्या बन जाता है, बीजाड बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फल में ना बाबू, तो फल में पूर्ण विकसित अंडाशय बनता है। और ये पूर्ण विकसित अंडाशय क्यों बनता है, ताकि यहाँ से एक मतलब जो नर और मादा और जो नर होती है ना, यहाँ से ये आपस में एक संलयन करती है और पूर्ण विकसित अंडाशय का निर्माण करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इज राइट आंसर, फल में होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि नर युग्मज एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। याद रखिए नर युग्मक और मादा युग्मक मतलब क्या होता है, कि नर मतलब होता है बाबू पुरुष, पुरुष, और मादा मतलब क्या होता है बाबू, महिला। यानी पुरुष और महिला के मेल को हम लोग क्या बोलते हैं, पुरुष और महिला के मेल को हम लोग निषेचन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बाबू? निषेचन बोलते हैं, जहां से न्यू बेबी का निर्माण होता है, न्यू बेबी का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? निषेचन बोलते हैं। ए इज ए राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं अंकुरन की, तो अंकुरन क्या होता है बाबू? अंकुरन बीज में अंकुरन बीज करके ये नए पौधे, पेड़ या पौधे का निर्माण करता है। पेड़ या पौधे का, यानी बीज में नए पेड़ और पौधे में अंकुरित होकर क्या करता है? निर्माण करता है नए पेड़ और पौधे में। याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं बाबू परागकण का, तो परागकण ये वर्तिकाग्र में जाकर पहुंचता है। तो यहां से याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछ भी लिया जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो पराग कोश में बाबू परागकण होता है। क्या होता है? परागकण। याद रखिएगा, पराग कोश में क्या होता है? परागकण होता है। डी इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? क्या पतियों के द्वारा होता है? याद रखिएगा, पतियों के द्वारा बाबू क्या होता है? पतियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है बाबू? प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो पेड़ पौधे क्या बनाता है बाबू? पेड़ पौधे ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है बाबू? ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपसे पूछता है C6H12O6। ये याद रखिएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहला होता है क्लोरोफिल। क्या होता है बाबू? क्लोरोफिल। दूसरा की बात करें तो हम कहते हैं सूर्य की प्रकाश, सूर्य के प्रकाश। तीसरा की बात करते हैं हम बाबू तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा की बात करते हैं H2O जल। ये 4 प्रक्रिया, 4 चीज मिलकर प्रकाश संश्लेषण करती है। प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा है पुष्प में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तना से भी नहीं होता है, बीज से भी नहीं होता है। किसके द्वारा होता है बाबू? फूलों के द्वारा होता है, क्योंकि फूलों में ही क्या करता है? संलयन करता है, संलयन की क्रिया करता है। इसीलिए पुष्पी पौधे में लैंगिक प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? फूलों द्वारा होता है। तो सी इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। आपको पता है कि फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है बाबू? पुंकेसर की बात करते हैं तो पुंकेसर नर क्या ही भाग होता है? नर का भाग कौन होता है बाबू? पुंकेसर होता है। कौन होता है? पुंकेसर। अगर हम महिला की बात करते हैं फूल में, महिला मतलब होता है कि मादा की भाग। किसका भाग करते हैं? मादा की। तो मादा की भाग बाबू कौन कौन होता है? एक अंडक होता है जिसको हम अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अंडाशय या अंडक कहते हैं। और हम दूसरा की बात करें तो वर्तिका भी होता है। क्या होता है बाबू? वर्तिका भी होता है। और तीसरा की बात करें तो वर्तिकाग्र भी होता है। वर्तिकाग्र भी होता है। तो याद रखिएगा, ये सब महिला नर पुष्प की भाग होती है और मादा पुष्प की ये मादा पुष्प की भाग होती है और नर पुष्प की भाग कौन होती है बाबू? पुंकेसर होती है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? नर। नर के भाग कौन सा होता है बाबू? पुंकेसर होता है। ए इज ए राइट आंसर। चलिए हम आज के क्लास में लगभग 11 क्वेश्चन किए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। बस आपसे एक ही चीज चाहिए, एक छोटा सा प्यार चाहिए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उसका भी रिजल्ट बेटर से बेटर बन सके।